नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी आज जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो प्रगति समूह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों, जो हमेशा दोस्तों जब भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो वो ज़रूर मुझे मौका देते हैं। इसके पहले भी दोस्तों जब ट्रस्टी इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद में एरिया डेलीगेट का इलेक्शन हुआ था पिछले साल, तब भी फेलोशिप को अवेयरनेस आए, जानकारी मिले। इसलिए दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि जिस इलेक्शन में हम सब लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये हम लोगों के लिए एक जीवन और मरण का प्रश्न है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा ये हमारे सबकी जिंदगियों से जुड़ी हुई चीज है और उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो मेरी कोशिश यही होती है, कई लोगों ने सवाल भी उठाए, पिछले साल की भी बात है, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई किसी का प्रचार करने के लिए शेयरिंग कर रहा है, तो और कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि इतना अगर नॉलेज है तो फिर खुद ही क्यों नहीं खड़ा हो जाता है? तो फेलोशिप है, हम सभी ग्रुप ऑफ ड्रंक है, यानी शराबियों का झुंड है। अब एक शराबी जब अकेला ही शराबी इतना भारी रहता है कि पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, तो ये तो पूरा शराबियों का झुंड है। तो यहाँ कैसे कैसे दिमाग होंगे सबको मालूम है। तो बात वो नहीं है, हम जब सर्विस में रहते हैं तो सारी चीजें हमको सुननी पड़ती है। ये जो पेशेंस है ये आया कहाँ से कि एक जमाने में मक्खी सहन करने वाला इंसान नहीं, वो आज आदमी दोस्तों किसी की भी दो बात सुन लेता है, कोई कुछ बोल भी देगा तो आज फर्क नहीं गिरता उतना। ये जो एक पेशेंस, एक संयम जो आया है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस की देन है दोस्तों। ये संयम पाने के लिए ही हम सब ने एक ही सर्विस में आना जरूरी है। एक ही सर्विस में ही दोस्तों हमको ये सीखने को मिलता है। एक शुरुआती बात जो मैं सब लोगों को आज पहले रिक्वेस्ट करने वाला था दोस्तों, महाराष्ट्र में भी और भी जगहों पे कोरोना और बढ़ रहा है। आज ही एक मैसेज मैंने सेवा समूहों में और अंतर समूह 3 में फॉरवर्ड किया है। चंद्रपुर में जो मीटिंगें शुरू हुई थी वो फिर बंद कर दी गई है कलेक्टर के ऑर्डर से, और यही नौबत नागपुर में भी आ सकती है। नागपुर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो जितने भी भाई यहाँ उपस्थित है, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन कीजिए। ये लॉकडाउन में हमने बहुत मेंबरों को खोया है, और कोई ये मुगालते में नहीं रहे कि जैसा एक अल्कोहलिक मुगालते में रहता कि अब तो अभी कभी नहीं पी सकते बॉस, लेकिन बीमारी इतनी खतरनाक है कि कभी भी पलटवार कर देती है। हमारा अल्कोहलिज्म कभी दुरुस्त नहीं होता। तो वैसे ही अभी कोरोना है दोस्तों, ये कोरोना अभी ये समझना गलत है कि खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है और हमारी जिंदगी से जुड़ा है। तो आप भी सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हाथ मिलाना, गले लगना, इसको थोड़ा अगर और अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। दूसरी बात दोस्तों, थोड़ा मैं इसका डेलीगेट जिस विषय पे आज मुझे अपने अनुभव रखने, मैं एक ही जानकारी मुझे रखनी है कि जो 21 तारीख को डेलीगेट का इलेक्शन, नागपुर डेलीगेट का इलेक्शन हो रहा है, एरिया डेलीगेट का, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और उसका काम क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बताने के पहले थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाद इंटरग्रुप की भी मीटिंग है। दोस्तों 10 जून 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, जब डॉक्टर बॉब, जो हमारे सह संस्थापक थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट लिया था। बिल डब्ल्यू ने उनको वो संदेशा दिया था। उसके बाद दोस्तों ये दोनों 1 to 1 एक शराबी को मिलते गए और उन्होंने देखा कि ये प्रोग्राम काम करता है। एक शराबी जब अपने अनुभव दूसरे शराबी से बांटता है
तो दोस्तों एक मिरेकल होता है कि दोनों शराब से दूर हो जाते हैं। तो यही शुरुआत में हमारा जो काम था वो 1 to 1 ही चलता था, लेकिन जब हमने देखा हमारी संख्या बढ़ रही है और 1 to 1 के साथ साथ एक लॉट में भी हमारी रिकवरी हो सकती है, अगर हमने अच्छा एक फुल प्रूफ प्रोग्राम अगर बनाए और किताब के रूप में अगर उसको प्रकाशित किया, तो दोस्तों ये प्रोग्राम और भी दूर दराज के लोगों के पास जा सकता है। ये उस वक्त हमारे जो को फाउंडर थे उन्होंने सोचा, और उसी सोच के साथ में एक छोटा सा फाउंडेशन हमने बनाया, अल्कोहलिक फाउंडेशन, जिसमें अल्कोहलिक लोग भी थे, खास तौर पे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब जो हमारे को फाउंडर है, और कुछ समाज के विभिन्न वर्गों के भी लोग थे हमको गाइड करने के लिए। वो जो अल्कोहलिक फाउंडेशन था, उसी के तत्वावधान में दोस्तों हमने अपनी पुस्तक लिखना शुरू किया, और 1939 में हमारे अपने अनुभवों की, जो 100 लोग पहले थे उन 100 लोगों के अनुभवों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई 1939 में, जिसका नाम हमने रखा दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उस नाम की एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन आज उतना समय नहीं है। तो उस पुस्तक का जो नाम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसी पुस्तक के नाम पे हमारी संस्था का नाम पड़ा, हमारी फेलोशिप का नाम पड़ा दोस्तों। और वो पुस्तक प्रकाशित होने के बाद जब दोस्तों कुछ न्यूज़पेपर्स ने और मीडिया ने हमको कवरेज दिया, तो हमारी संख्या दोस्तों और ज्यादा बढ़ने लगी। ए के इतिहास में एक सबसे बड़ी जो घटना हुई वो थी दोस्तों 1941 की, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैटरडे इवनिंग पोस्ट करके एक अखबार निकलता है, उसमें एक जैक अलेक्जेंडर करके पत्रकार था, उसने ए के बारे में एक लेख लिखा, और उस एक लेख से हजारों की तादाद में हमारी मेंबरशिप बढ़ गई, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस दोस्तों अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था बन के उभरी। तो ये जो लाट हमारी फेलोशिप में आ रहा था, कई ऐसी चीजें भी हो रही थी कि जो हमारे लिए खतरा थी। तो 10 जून 1935 से लेके तो 1950, इन 15 सालों में बहुत गलतियां हमने की। उन्हीं गलतियों से सबक सीख के हमने दोस्तों 12 ट्रेडिशंस का निर्माण किया। ये 12 ट्रेडिशंस 1946 में पहली बार हमारी एक पत्रिका निकलती थी दोस्तों, ग्रेप वाइन, उस ग्रेप वाइन पत्रिका में पहली बार छपे। और जब ए को 15 साल हो गए थे, 1950 में हमने ये 12 परंपराओं का स्वीकार किया, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता कायम रहे, हम लोगों की यूनिटी कायम रहे। इस यूनिटी को कायम रखने के लिए, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है दोस्तों, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर में डिपेंड है। अगर ए नहीं रहेंगी, ए का ग्रुप नहीं रहेगा, तो मेरे जैसा शराबी भी जिंदा नहीं रहने वाला। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता कायम रहे, उसके लिए दोस्तों ये 12 परंपराएं बनाई गई है, और आज इन्हीं परंपराओं की वजह से हम आज सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों 1950 तक सारा जो ए का काम था वो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉबी देखा करते थे। किसी भी तीसरे व्यक्ति के ऊपर में बाकी जो फेलोशिप थी वो भरोसा ही नहीं करती थी, और हर निर्णय छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ये डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू को ही पूछ के एक लिया जाता था। तो कहीं तो भी इन दोनों को लगा कि हम अगर कल मर गए, एक ना एक दिन तो जाना ही है, तो कल अगर हमारी मौत हो गई तो फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम कैसे चलेगा। तो यही सोच विचार करके दोनों ने मिलके दोस्तों एक स्ट्रक्चर बनाया सर्विस का, जिसको डॉक्टर बॉब की 1950 में डेथ हो गई, और 1951 में दोस्तों पहली बार वो जो चार्टर है हमने अपनाया कि अलग अलग ग्रुपों से, अलग अलग एरिया से हम लोग उनके प्रतिनिधि मंगाएंगे, जिसको हम डेलीगेट बोलते हैं। एक कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर शुरुआत का 1951 में पहली बार लागू किया गया। और दोस्तों जब हमने देखा कि वो सफल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाकों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, वो जब फाउंडेशन में आते थे और कॉन्फ्रेंस में दोस्तों अपने बहुमूल्य विचार रखते थे,
कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो सेवा का काम है ये कैसे होना चाहिए, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पीड़ित शराबियों तक पहुंचे। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी ट्रेडिशन नंबर 5 बोलती है एक प्रत्येक समूह का एकमात्र उद्देश्य है पीड़ित शराबी तक एक का मैसेज पहुंचाना जो अभी भी शराब से पीड़ित है। ये जो ग्रुप की डेफिनेशन है, इस ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से एक छोटा सा जो ग्रुप है वो भी ग्रुप है, जो इंटर ग्रुप है वो भी ग्रुप है, और जो जीएसओ है वो भी ग्रुप है। उसकी संख्या बड़ी है लेकिन वो भी एक का ग्रुप ही कहलाएगा। और दायित्व क्या है, उसका काम क्या है, सभी का काम एक ही है, चाहे वो ग्रुप हो, इंटर ग्रुप हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, एरिया कमेटी हो, कोई सेवा समिति हो या जीएसओ हो, जनरल सर्विस ऑफिस बोलते हैं। इनका काम एक ही है, कैरिंग द मैसेज, पीड़ित शराबी तक एक का मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। तो जैसे दोस्तों प्रगति समूह उत्तर नागपुर के एक इलाके में है, तो वो ज्यादातर तौर पे काम करेगा कहाँ, अपने इलाके में, लेकिन और भी जगह ये काम करना चाहिए करके दोस्तों हम लोग कुछ ग्रुप मिलके एक इंटर ग्रुप बनाते हैं। हर ग्रुप की एक सीमा होती है। ये हम नहीं बोल सकते कि भाई एक छोटा जो ग्रुप है वो दूर दूर तक जाकर काम करे। तो एक का कैरिंग द मैसेज ज्यादा अच्छे से हो, जो भी पीड़ित शराबी है उन तक एक का मैसेज अच्छे जल्द से जल्द पहुंचे और अच्छे तरीके से पहुंचे, यही हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो एक छोटा ग्रुप ये काम नहीं कर सकता, इसीलिए दोस्तों उस एक पर्टिकुलर इलाके में कुछ ग्रुप मिलकर इंटर ग्रुप बनाते हैं। उनका भी काम वही होता है। जैसा हमने अपने नॉर्थ नागपुर में 5 ग्रुप थे, तब 5 ग्रुप मिलकर हमने एक इंटर ग्रुप बनाया, और आज देखो दोस्तों वो 5 के 11 ग्रुप हो गए। यानी इन 8 सालों में एक एक काम को फैलाने का हमने काम किया। ये इंटर ग्रुप का काम था। अगर इंटर ग्रुप नहीं बनता तो एक प्रगति ग्रुप ये काम नहीं कर सकता था। तो हमने इंटर ग्रुप बनाया, 5 लोग, 5 ग्रुप ने मिलके, आज 5 के 11 हो गए, कल 50 भी हो सकते हैं, हम फैलते जाएंगे। तो उसी तरीके से एक बड़े इलाके के लिए हम लोग बनाते हैं दोस्तों जीएसओ, जनरल सर्विस ऑफिस, जो हमने अपने भारत में 1987 में बनाया था। 1957 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो मैसेज है ये दोस्तों भारत में आया, इंडिया में। हैरी हम सोबर हुए और उन्होंने मुंबई में आके ए का काम फैलाना चालू किया। धीरे धीरे दोस्तों ये संख्या हमारी बढ़ते गई। तो कहीं तो भी हमको लगा कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो मैसेज है, ये मैसेज कैरी होना चाहिए। तो कोई मुंबई का एक ग्रुप या इंटर ग्रुप ये काम नहीं कर सकता था। जैसा मैंने बताया कि इस लोकल इलाके में सिर्फ प्रगति समूह पूरा सब तरफ काम नहीं कर सकता था, वैसे ही एक इंटर ग्रुप पूरे इंडिया में काम नहीं कर सकता था। और इसीलिए दोस्तों जैसा हमारा जनरल सर्विस वर्ल्ड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, उसी तर्ज पे हमने पूरे भारत के लिए एक जनरल सर्विस ऑफिस बनाया, जीएसओ। अब ये जीएसओ जो हमने बनाया पूरे इंडिया में एक मैसेज को कैरी करने के लिए, उसमें लिटरेचर की भी छपाई आती है। ये जो पुस्तक मेरे हाथ में दिख रही है, ये जो छपती है दोस्तों, छोटे छोटे जो पॉम्पलेट्स है, ये जो छपते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो यानी जो संपर्क के जो नंबर होते हैं, उनकी डायरेक्टरीज है, ये सारा जो काम है ये कोई छोटा ग्रुप या इंटर ग्रुप नहीं कर सकता। नेशनल लेवल की जब बात आती है तो ये काम करने के लिए एक बड़ा ऑफिस हमको चाहिए। तो वो 1987 में हमने जनरल सर्विस ऑफिस चुना। लेकिन दोस्तों ये चलेगा कैसा और इसको चलाएगा कौन? कोई 2-4 लोग मिलकर तो एक जगह खड़ा होकर कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, उनको पावर कौन देगा? तो कहीं तो भी दोस्तों हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सर्विस सिस्टम है उसका जो केंद्र बिंदु है महत्वपूर्ण, जिसके हाथ में पूरे पावर है, वो है दोस्तों ग्रुप। ये ग्रुप दोस्तों सबसे बड़ा है। इसी ग्रुप के पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पूरी ताकत है। तो ये जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, ये ग्रुप अपने इलाके में, अपने एरिया में मिलकर कई कई जगह आईजीआर चुनते हैं, जैसा हमारे यहाँ पे आईजीआर चुनता है डेलीगेट को, और कई कई जगह जीएसआर की सुविधा है, जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, एरिया कमेटी है, वहाँ पर दोस्तों जीएसआर चुने जाते हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है, हमारे यहाँ एरिया कमेटी नहीं है,
कुछ जगह एरिया कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, जैसा केरला वेरला में, कर्नाटका में, पर हमारे महाराष्ट्र में और खास तौर पे हमारे नागपुर में जीएसआर सिस्टम नहीं है, जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो हम आईजीआर चुनते हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है, एरिया होता है, ये जो एक प्रतिनिधि हम पूरा एरिया का चुनते हैं सारे ग्रुप मिलके, ये दोस्तों उस जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में जाता है। वो जो कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, उसमें पूरे देश भरे के लोग आते हैं। आज दोस्तों जो ये हमारे जो बिल्कुल फ्रेश बायोलॉज है, अभी रिसेंट में ये पारित किए गए हैं। तो इस बायोलॉज के, जीएसओ बायोलॉज के हिसाब से फिलहाल में दोस्तों 63 डेलीगेट्स है, यानी ऑल ओवर इंडिया से 63 यानी 63 डेलीगेट चुने जाते हैं, जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हर साल में एक बार नवंबर महीने में होती है। वहां पे वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने एरिया की सेवा संबंधी या कैरिंग द मैसेज के संबंधी जो भी तकलीफें हैं, कि हर एक एरिया की कुछ तकलीफें होती है कि उस एरिया में कैरिंग द मैसेज कैसा करना चाहिए, ग्रुपों के पास में बराबर शक्तियां है या नहीं है, खर्चा पानी करने की ताकत है या नहीं है, और क्या चीजें उनको जरूरत लगती है। ये मदद दोस्तों कहीं तो भी हमको जीएसओ कर सकता है। तो हम दोस्तों जिस व्यक्ति को अपना एरिया डेलीगेट चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, तो ये जो हमारा प्रतिनिधि है, ये जीएसओ और हमारा एरिया, इसके बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है दोस्तों। क्योंकि पूरे भारत में सारे डेलीगेट मिलके ही दोस्तों ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का निर्माण होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें सारे पूरे इंडिया के जो डेलीगेट जाकर अपने अपने इलाके की जो भी परेशानियां है, समस्या है, सर्विस संबंधी, कैरिंग द मैसेज संबंधी, वो वहां पर रखने की कोशिश करते हैं। तो आज दोस्तों जो 21 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसी एरिया डेलीगेट का इलेक्शन है। हम लोगों को अपने एरिया के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुनना है दोस्तों, कि जो हमारे एरिया की क्या पीआई एक्टिविटीज है कैरिंग द मैसेज संबंधी, या हमारे एरिया की क्या डिमांड है। जैसा कि पिछली बार जो हमने डेलीगेट चुनकर भेजा था सतीश के, मैं ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, किसी के और विचार हो सकते हैं, कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में काफी अच्छा काम किया। सर्विस से लेकर और भी बहुत सारी चीजों में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। उन्हीं के प्रयत्नों से दोस्तों गोंदिया को डेलीगेट मिला, उन्हीं के प्रयत्नों से अमरावती को नया डेलीगेट मिला, और वो अपने जब बिलासपुर में भी काम करते हैं, वहां पर दोस्तों चार्टर और रिपोर्ट यानी जो बायोलॉज बनाने की जो कमेटी है, ऐसी कुल मिला के 6 कमेटियां होती है दोस्तों जीएसओ में। तो उन 6 कमेटियों पे डेलीगेट्स को रखे जाते हैं। तो हमारे जो एरिया के डेलीगेट थे, उनको ये बायोलॉज बनाने की कमेटी में पिछली बार रखा गया था। आज मेरे पास में जो बायोलॉज की कॉपी है, तो इसमें कुछ एडिंग करना, कुछ डिलीट करना, कुछ अच्छी चीजें सुझाव देना, इसमें हमारे पिछले एरिया डेलीगेट ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और ग्राउंड लेवल पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो दोस्तों एक जो सवाल जो मैंने पहले ही उठाया था, कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप खुद क्यों डेलीगेट नहीं बन जाते। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट दी है दोस्तों, अवेलेबिलिटी। जो भी डेलीगेट बनना चाहता है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है कि वो हमेशा उपलब्ध होना चाहिए एक ही सर्विस के लिए। और मैंने नजदीक से देखा है दोस्तों कि डेलीगेट को कितना एरिया संभालना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस तो साल में एक ही बार होती है, एक ही बार मुंबई जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अपने एरिया में और जीएसओ के टच में रह के भी बहुत सारे काम करते रहने पड़ते हैं। और इन चीजों के लिए दोस्तों हमारा समय हमारे पास में होना, आर्थिक रूप से सक्षम होना, ये भी बहुत जरूरी चीजें है। लेकिन एक जनरल जो रिक्वायरमेंट है डेलीगेट के पोस्ट के लिए, कौन डेलीगेट बन सकता है, तो वो रिक्वायरमेंट जो इस जीएसओ के बायोलॉज में दी गई है, जिसमें पुराने बायोलॉज में भी और अभी नए में भी कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस प्रतिनिधि जो हम भेजते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो कही गई है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि वो 3 साल का सोबर होना चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया था
मेरे कान पर आया कि शेषराज भाई ने बोला था, बोली कि आईजीआर के लिए 3 साल लगते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे भ्रम में नहीं रहने का, कोई ओल्ड टाइमर को फोन करके पूछ लेना चाहिए। हम यहाँ पे जो भी हम अपने आज बैठे हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो इसीलिए कि फेलोशिप को सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो आईजीआर के लिए 1 साल का है, और जो डेलीगेट जो चुनकर जाता है, तो डेलीगेट की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट 3 साल की है, 3 साल या उससे ऊपर। अब ये सवाल आता है दोस्तों कि क्यों बोला गया है कि 3 साल, 1 साल ही क्यों नहीं? तो कहीं तो भी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सर्विस स्ट्रक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर में ए के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमको जनरल सर्विस क्या है, क्या हमको करना है, किस प्रकार वो सेवा करनी है, उसके पहले सेवा को समझना भी पड़ेगा कि मैं जिस पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ, क्या उस पोस्ट के काम के बारे में, उत्तरदायित्व के बारे में मैं जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि सर्विस में काम करते वक्त मेरे अंदर में संयम है, मेरी भाषा ठीक है, मेरे व्यवहार ठीक है, मेरे रिएक्शन ठीक है। तो अगर मैं एक नए व्यक्ति को चुनकर भेजता हूँ 6 महीने 1 साल के, तो शायद उसके अंदर में उतना संयम न आया हो। तो एक मान के चला जाता है कि जिसने 2-3 साल ए में निकाले हैं, जैसे कि ट्रस्टी के लिए तो 7 साल रखा है, तो क्यों रखा गया है? कुछ सोच समझ के ही रखा जाता है कि 3 साल तक कम से कम दोस्तों उस व्यक्ति के पास में ग्रुप में काम करने का अनुभव होना चाहिए, ग्रुप लेवल पे उसने काम करा होना चाहिए, एक ही सर्विस का उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, एनी मेंबर ऑफ एन एरिया विद ग्रुप सर्विस एक्सपीरियंस, यानी अपने ग्रुप में कम से कम काम करने का उसको अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात कि जो जनरल सर्विस है उसके बारे में वो योग्य होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए। अब सर्विस और जनरल सर्विस, इसमें क्या फर्क है? तो दोस्तों, जो हम किसी एक मेंबर को कैरिंग द मैसेज करते हैं, 12 स्टेप करते हैं, तो वो हमारा एक यानी जो एक इसेंशियल सर्विस है हमारी, जो हम सभी करते रहते हैं। लेकिन जनरल सर्विस में बहुत सारी चीजें आती है कि जिसमें हम डॉक्टरों से मिलते हैं, करेक्शनल फैसिलिटीज से मिलते हैं, व्यसन मुक्ति केंद्रों के साथ में मिलकर बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो बड़े पैमाने पे प्रेस, रेडियो, मीडिया के साथ में काम करने का हमको मौका मिल सकता है। तो बड़े पैमाने पे ए का मैसेज कैसे कैरी हो, कैसे हम स्ट्रक्चर में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके, तो ये जनरल सर्विस में आता है दोस्तों। तो ये काम के लिए जरूरी नहीं है कि हम जिसको डेलीगेट चुना है, हमने डेलीगेट चुना तो उसने यार शहर के लिए हमारे क्या काम किया, तो भाई उसका काम हमारे साथ में कैरिंग द मैसेज 12 स्टेप करने का नहीं है। हाँ, उसके पास समय है तो किसी को 12 स्टेप करने भी आएगा, लेकिन उसी काम के लिए हम डेलीगेट नहीं चुनते। जो एक स्ट्रक्चरल सर्विस में जो सेवा करने का जो काम हमको मिलता है, वो हमको करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि एक तो जनरल सर्विस का उसको ध्यान यानी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसमें उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो 3 साल में हम लोग ये मान सकते हैं कि ग्रुप में, इंटर ग्रुप में अगर उसने सर्विस किया है, तो सामान्य सेवा क्या है, कैसे उसमें काम करना, इसकी योग्यता उसमें 3 साल में आ सकती है। ऐसे लोगों को हम कभी भी प्रेफर करते हैं। इसके बाद में जो एक और रिक्वायरमेंट बोली है दोस्तों, फेयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें काफी बवाल होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि क्या जिसको इंग्लिश नहीं आती वो डेलीगेट नहीं बन सकता क्या? ए में ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सब हम एक बराबर है। हर एक अल्कोहलिक है, जो पढ़ा लिखा है वो भी अल्कोहलिक है, जो अनपढ़ है वो भी अल्कोहलिक है, वो भी ए का मेंबर है और वो भी ए का मेंबर है। लेकिन हमारे ग्रुप में अगर 10 लोग हैं, तो क्या हम अपना चेयरमैन चुनने के वक्त इस बात का ध्यान नहीं देते कि उन 10 लोगों में से ग्रुप की चेयरमैनशिप कौन अच्छे तरीके से कर सकता है? जब हम इंटर ग्रुप में कोई पदाधिकारी चुनते हैं, तो हम क्या किसी को भी भावुकता से किसी को भी चुन लेते हैं क्या? कि हम ये देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन सा व्यक्ति लायक है। तो ग्रुप से लेके, इंटर ग्रुप से लेके हर लेवल पे हम लोग कहीं तो भी चुनाव करते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन सा व्यक्ति उचित होना चाहिए। जो 10 लोग हैं वे सभी सही है, सभी अल्कोहलिक है, सभी ए के मेंबर है, सभी बराबर है। लेकिन कहीं तो भी जिस पद के लिए उनको चुना जाना होता है, वहाँ हम ये देखते हैं कि क्या ये पोस्ट संभालने के लायक है क्या?
अब जिसको हिसाब किताब ही नहीं आता उसको ट्रेजरर बनाएंगे क्या हम? अगर हम बना दिए ट्रेजरर और उसको हिसाब किताब नहीं आया तो फिर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेवा के पदों के लिए जब भी हम कोई व्यक्ति चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के हमको चुनना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों, मान लीजिए कि ऐसा एरिया है कि जहां पर इतना कुछ उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा ठीक है। ऐसा कोई एरिया है, पिछड़ा इलाका है, जहाँ का प्रतिनिधि जाना जरूरी है, लेकिन उस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती। कुछ कुछ जगह ऐसी कि उनको हिंदी नहीं आती, जैसा साउथ भी हमसे जुड़ा है, तो बहुत सारे साउथ इंडियन ऐसे हैं कि उनको हिंदी नहीं आती। तो फिर कैसा होना चाहिए? अगर हमने एक ऐसा अगर मान के चले कि भाई इंग्लिश का बंधन नहीं होना चाहिए, तो फिर जो लोग हिंदी नहीं जानते उनका क्या होगा? जब हम पूरे भारत की बात करते हैं तो हमको सबके हिसाब से चलना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों, कम से कम हाफ ऑफ द पार्ट, आधा जो भारत है वो साउथ इंडिया में आता है, और साउथ इंडिया वाले हिंदी ज्यादा जानते नहीं, उनको पढ़ने का प्रॉब्लम आता है, उनको बोलने का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कम से कम अभी तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भारत में जो जीएसओ का जो काम है वो सारा दोस्तों इंग्लिश में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, जरूर आप वहाँ हिंदी में भी बात कर सकते हैं। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मेरे जानकारी के हिसाब से, तो हर डेलीगेट को वहाँ 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट में उसको अपनी एरिया की रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट वहाँ पढ़नी पड़ती है। उसमें सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं कि उसके एरिया में साल भरे में क्या क्या पीआई एक्टिविटी हुई, क्या क्या कैरिंग द मैसेज के काम हुए, कौन से नए ग्रुप खुले, कहाँ कहाँ अवेयरनेस मीटिंगें हुई, और उसके इलाके की परेशानियां क्या है, कैसे उसको जीएसओ मदद कर सकता है ताकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कैरिंग द मैसेज का काम और ज्यादा बेहतर तरीके से हो। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि हमारे पहले के डेलीगेट ने जीएसओ में बताया कि नागपुर का एरिया बढ़ रहा है और इसीलिए अब नए डेलीगेट निर्माण होने जरूरी है। जीएसओ ने हमारी बात मानी और आज अमरावती को उन्होंने डेलीगेट दिया। तो ये हमारे डेलीगेट जब अपने एरिया के प्रॉब्लम जीएसओ में जाकर रखता है तभी जाके दोस्तों वो फैसले होते हैं। तो ये जो काम है, ये काम दोस्तों कहीं तो भी डेलीगेट को करना पड़ता है। तो सारे जो काम है वहां पर हिंदी और इंग्लिश वो 2 लैंग्वेज में चलते हैं, और उसमें मैक्सिमम जो पेपर वर्क है वो इंग्लिश में होता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने जो बोला, ऐसा कोई इलाका है कि जहाँ पर इंग्लिश नहीं आती हो तो वो एक मजबूरी है कि उस वक्त आप सिर्फ हिंदी समझने वालों को ही भेज सकते हो। लेकिन नागपुर ऐसा इलाका नहीं है। नागपुर में हम सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, और हमारे पास में ऑप्शंस भी बहुत है। तो हमारे लिए ये बहाना नहीं है कि भाई इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहे। जो जीएसओ का बायलॉज है वो बायलॉज बोलता है कि हमको फेयर नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो डेलीगेट चुनते वक्त ऐसे इंसान को हमने जरूर चुनना चाहिए कि जो हिंदी और इंग्लिश में अच्छा नॉलेज रखता हो, क्योंकि वहां पे बैठकर वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सब लोग बात कर रहे हैं और वो खामोश बैठ के सुन रहा है और उसको कुछ भी समझ नहीं रहा है। तो कई बार होता ये है कि पहले से ही तैयारी करके नहीं जाने की वजह से कई लोग बताते हैं कि पहला साल उनका ऐसा ही जाता है, कोई उनको अनुभव रहता नहीं, वो वहाँ का जीएसओ का जो भी काम चलता है उनको पल्ले ही नहीं गिरता। तो इसीलिए ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि जब आप किसी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हो, इलेक्शन लड़ने का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं खड़े होना है। हम डेलीगेट क्यों बन रहे, हम ट्रस्टी क्यों बन रहे, हम इंटरग्रुप का चेयरमैन क्यों बन रहे? सेवा करने के लिए। तो जिस पद के लिए आप चुनकर जाना चाहते हो उसके बारे में आपने कोई जानकारी ली। बड़े खेत की बात है कि जो एक्स डेलीगेट थे वो बड़े दुख के साथ बोल रहे थे कि एक भी डेलीगेट ने, जो डेलीगेट के इच्छुक लोग हैं, कोई साल भर आकर पूछा नहीं कि जीएसओ में क्या हो रहा है, जीएसओ किस परेशानी में चल रहा है, वहां जाकर मुझे क्या काम करने पड़ेंगे, क्या सीखने पड़ेंगे। ये तो वही बात हो गई जैसा पॉलिटिक्स में हम लोग पहले नगर सेवक बन जाते और बाद में काम सीखते, और सबसे पहला काम सीखते कौन सा? करप्शन का। 4 पैसे, अरे भाई पैसा लगाकर चुनाव जीता है तो पैसा कमाने पे पहले जाएंगी। ठीक है, ये बातें ए में नहीं, एक ही नहीं है, मैं मजाक के तौर पे बोला। तो कहीं तो भी मैं जिस काम के लिए चुनने जा रहा हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं ए में हूँ, मैं पॉलिटिक्स के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ए में सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जिस पोस्ट के बारे में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ
तो मेरा दायित्व नहीं है। यही बात मैं देखता हूँ इंटर ग्रुप में भी होती है। चेयरमैन बन जाएंगे, ट्रेजरर बन जाएंगे, पीआई चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन साल भरे के बाद में भी उनको वो पता ही नहीं रहता कि मेरा काम कौन से है। तो भाई कोई आपके पास आकर बताएंगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा और काम सीखना पड़ेगा, अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। चुनकर आने के बाद में आपने काम अच्छा किया या गलत किया, इसका एक ही दोस्तों उत्तर है, आपको सेटिस्फेक्शन है क्या काम करने का। अगर आपने मन से दिल से काम किया है तो आपका मन जो है ना वो सेटिस्फाइड रहेगा, और अगर आपका मन सेटिस्फाइड नहीं है तो समझ लेना कि आपने काम ढंग से किया नहीं है। यही एक ही सर्विस में होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत मायना रखती है चीज कि हम अपने एरिया डेलीगेट को चुन रहे हैं तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। तो दोस्तों ये जो 4 विशेषताएं मैंने बताई, रिक्वायरमेंट जो बताई, एक कि 3 साल की कम से कम उसकी सोब्राइटी होनी चाहिए, 3 साल के ऊपर रहा तो चलता है। जनरल सर्विस का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ए के बारे में उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ए की सर्विस के बारे में उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और जहां तक जीएसओ में अपना प्रतिनिधित्व देने की बात है तो उसको हिंदी और इंग्लिश इन भाषाओं का भी थोड़ा अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और सबसे चौथी जो मैंने रिक्वायरमेंट जो गिनाई वो है दोस्तों अवेलेबिलिटी, वो उपलब्ध होना चाहिए ए की सेवा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पद पर चुनकर आने के बाद में वो अपनी फेलोशिप को समय नहीं दे पा रहा। साल में एक बार ठीक है जैसे तैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया, लेकिन अगर तुम फेलोशिप के टच में नहीं रहोगे दोस्तों, जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने पुराने डेलीगेट को देखा हूं, तो काम करने का तरीका ये होता है कि डेलीगेट को पहले कॉन्फ्रेंस के पहले और कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों बार अपने एरिया के जो लोग ग्रुप्स है उनके साथ में बैठकर डिस्कस करना पड़ता है, डिस्कस करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के पहले इसलिए ताकि वो एरिया उसका बताए कि उसने अपने एरिया में क्या क्या काम किया है और उस एरिया की क्या समस्या है, उसी के आधार पर रिपोर्ट बनती है। एक कॉन्शियस ग्रुप कॉन्शियस जिसको बोला जाता, तो जैसा हम छोटे ग्रुप में किसी भी मुद्दे पे हम कॉन्शियस लेते हैं कि ये जो ग्रुप है वो अपने कोई भी निर्णय जब लेना चाहता है तो उसका क्या विचार है भाई, ये कॉन्शियस लेना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों जो प्रतिनिधि हमारा है डेलीगेट, जो हमारी भावनाओं को जीएसओ में जाकर रखना चाहता है, तो कॉन्फ्रेंस के पहले भी उसने एक मीटिंग लेनी चाहिए, सारे ग्रुपों को बुला के, सारे आईजीआरओ को बुला के, सारे फेलोशिप को आमंत्रित करके कि मैं अगली कॉन्फ्रेंस में जीएसओ में जा रहा हूं, तो फेलोशिप मुझे बताए। कुछ मुद्दे पहले ही हमको दिए जाते हैं जिन मुद्दों पे दोस्तों जीएसओ में चर्चा होनी रहती है, और वो मुद्दों पर मेरा व्यू क्या रहेगा, मैंने कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, पक्ष में वोट देना चाहिए या विपक्ष में वोट देना चाहिए। कोई प्रस्ताव अगर जीएसओ ला रहा है तो वो ए के और फेलोशिप के हित में है या नहीं है, इसकी चर्चा कहीं तो भी दोस्तों डेलीगेट का, ट्रस्टी का या जो भी हमारा आईजीआर होता है उसका काम होता है कि वो अपने ग्रुप में कॉन्शियस ले उस विषय पे। और दोस्तों ये जो कॉन्शियस है ये उसे वहां पर लेकर जाना पड़ता है। और कॉन्फ्रेंस होने के बाद में भी डेलीगेट की जिम्मेदारी होती है कि कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, कौन सी चीजें तय हुई, हमारे फेलोशिप के बारे में कोई निर्णय हुआ क्या, वो भी उसकी रिपोर्टिंग, जिसको डेलीगेट रिपोर्टिंग बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद में भी उस डेलीगेट ने हमारे इधर हमारी फेलोशिप में आकर करना चाहिए। लेकिन मेरे अनुभव रहे दोस्तों, मैंने देखा कई बार कि ये एक मिसिंग चीज है कि डेलीगेट लोग आफ्टर कॉन्फ्रेंस बोलो या बिफोर कॉन्फ्रेंस बोलो फेलोशिप से जुड़ना ही नहीं चाहते, और वो ये भूल जाते हैं दोस्तों कि उनको चुना किसने है, वो ट्रस्टेड सर्वेंट है। किसके ट्रस्टेड सर्वेंट है? अरे भाई जिन्होंने चुनकर दिया उसके ट्रस्टेड सर्वेंट है, विश्वासु सेवक है। लेकिन वो एक हमारे अंदर में खूबी है कि पावर में आने के बाद में हम लोगों को ऐसा लगना लगता है कि हम ही अधिकारी बन गए, तो हमको जिन्होंने चुनकर दिया हम उन्हीं को भूल जाते हैं। वो ग्रुप में भी होता है, इंटर ग्रुप में भी होता है और जीएसओ में भी होता है। तो ये चीजों का हमने ध्यान रखना चाहिए कि हम ट्रस्टेड सर्वेंट है, विश्वासु सेवक, और हम अपनी फेलोशिप से मुंह चढ़ के बात नहीं कर सकते। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, मैंने शॉर्ट में न कहते हुए थोड़ा डिटेल में बोल दिया, कुछ अलग चीजें भी मैंने इसमें शामिल कर ली, लेकिन इसका उद्देश्य एक यही था
कि हमारा जो एरिया का डेलीगेट जो हम चुनने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसा एक इंडिविजुअल हमारा एक जो ए मेंबर होता है उसकी जैसी सोब्राइटी होती है, वैसे ही ग्रुप की भी सोब्राइटी होती है, वैसे ही मुझे लगता है कि फेलोशिप की भी सोब्राइटी होती है। तो कौन सा इंसान, किस प्रकार का इंसान आप चुनोगे उस पर काफी निर्भर करता है। क्योंकि लोग भी हमारे एरिया को देखते रहते हैं कि भाई हमने जो डेलीगेट चुनकर भेजा है तो वो किस प्रकार लायक है या किस प्रकार का व्यक्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को वहां पर चुनकर भेजे कि जो कहीं तो भी ठीक तरीके से काम न कर सके। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमको हमारी फेलोशिप का नाम भी खराब नहीं होना चाहिए। तो हमको इन सारी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हम हमारे प्रतिनिधि, ऐसा प्रतिनिधि हम चुनेंगे कि जो काम करेगा और किसी के बारे में खुन्नस रख के नहीं। यही तो परीक्षा होती है दोस्तों सर्विस में, कि जब हम पद पे चुने जाते हैं तो हम सेवा के लिए चुने जाते हैं। तब हमारे मन में किसी के भी प्रति, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो, उसने मुझे वोट दिया हो या ना हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रचार उसने किया हो, लेकिन जब हम एक बार चुनकर आते हैं तो हमारा गोल एक ही रहता है, एक कैरिंग द मैसेज, एक ही सेवा को कैसे आगे बढ़ा जाए। और उसमें दोस्तों जिसने मुझे वोट नहीं दिया या जिससे मेरे विचार नहीं पटते, ऐसे व्यक्ति को भी हमको लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक का काम करना है, एक ही कारवा को आगे बढ़ाना है। तो जब मैं इस तरीके से पवित्र मन से अगर एक ही सर्विस में काम करता हूँ, तब जाके दोस्तों मैं एक ही अपने पद से न्याय कर सकता हूँ। तो आने वाले 21 तारीख को दोस्तों मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करते, ए में इस तरीके से कंपेन नहीं होता कि इसको वोट दे देना या उसको वोट देना। अभी एक मैंने ऐसा ही एक मुद्दा आया था एक ग्रुप का, किसी ने बोल दिया कि भाई ग्रुप जो कॉन्शियस लेगा उसी हिसाब से आईजीआर को वोट करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सर्विस की जो 12 कंसेप्ट है, उस 12 कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है राइट ऑफ डिसीजन, निर्णय लेने का अधिकार। हमने अगर उसको सेवा करने के लिए चुना है तो हमको ये अधिकार भी उसको देना पड़ेगा कि उस समय उस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि कैसी परिस्थितियां वहां पे उत्पन्न होने वाली है, तो उसको कहीं तो भी वो निर्णय लेना पड़ेगा। वहां ग्रुप कॉन्शियस लेने का समय उसको नहीं रहेगा, तो ऐसे में उसको एक राइट ऑफ डिसीजन भी रहता है, निर्णय लेने का अधिकार। बेशक हर ग्रुप अपने ग्रुप में इस बारे में चर्चा कर सकता है कि एरिया डेलीगेट का इलेक्शन है, उसमें इतने लोग खड़े हैं और उनकी ये योग्यता है, उन्होंने ये काम किया है। हर ग्रुप के ओल्ड टाइमर का काम है कि जो भी मेंबर खड़े हुए हैं कैंडिडेट, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने ग्रुप में चर्चा करना। लेकिन हम ये न करें इसको दे देना या उसको दे देना। हमारा काम है हमारे ग्रुप में हम कॉन्शियस ले और हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं अपने इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव को, आईजीआर को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को चर्चा के बाद में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति उचित है, लेकिन उस पर हम अपनी मर्जी थोप नहीं सकते, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कंसेप्ट ने हमको राइट ऑफ डिसीजन भी दिया है। और वैसे भी ये तो नहीं मालूम दोस्तों कि वो वहां जाने के बाद में किसको वोट दे रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, कहीं भी किसी भी चीज के लिए इस तरीके से निगेटिव हमको नहीं होना है और अपनी यूनिटी को खतरे में नहीं डालना है। आखिरी में बात यही बोलूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा, चाहे जो भी हो जाए दोस्तों, हम लोगों के लिए हमारी यूनिटी सबसे बड़ी चीज है। और इस बार का इलेक्शन तो ऐसा ऐतिहासिक इलेक्शन है, ये कहीं तो भी अब इस इलेक्शन से हमको आगे में सीख लेने की जरूरत पड़ रही है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे भी मालूम है, और ये कल चल के सर्कुलेट भी हो जाएगा। इसी माध्यम से मैं पूरे फेलोशिप को, सिर्फ नागपुर की फेलोशिप को नहीं, सब तरफ की फेलोशिप को, जो भी इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा, पूरी फेलोशिप को मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे लिए यूनिटी सबसे बड़ी चीज है। ऐसा क्या हो गया कि जीएसओ के चेयरमैन को यहाँ आकर इलेक्शन लेना पड़ रहा है? गलत नहीं है, कहीं गलत नहीं है। जीएसओ का चेयरमैन भी हमारा चुना हुआ व्यक्ति है और वो भी सेवा अधिकारी है, ठीक है। वो अगर आके इलेक्शन लेता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका यहाँ आना एक दूसरे सवाल को जन्म लेता है। वो ये है दोस्तों कि वो खुशी से आ रहा है या खौफ से आ रहा है। तो कहीं तो भी ये हमको सोचने की चीज है। आज से पहले जितने भी इलेक्शन हुए सब लोकल में ही हमने लिया है।
हमारे इसके पहले जितने भी डेलीगेट बने तो एरिया में ही लिए गए, यही कि किसी ट्रस्टी ने या किसी ओल्ड टाइमर ने या एक्स डेलीगेट ने ये इलेक्शन लिया था। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्माण हुई कि जीओसो के चेयरमैन को यहाँ बुलाया जा रहा है? तो कहीं तो भी हमने अपनी फेलोशिप का जो विश्वास है वो खोया है। हमने सेवा का माध्यम न बना के कहीं तो भी एक प्रेस्टीज इशू हमने इलेक्शन को बना दिया है, जो कि दोस्तों हमारे लिए खतरनाक है। लास्ट इलेक्शन में भी जिस तरीके से भाषा का उपयोग हुआ, जिस तरीके से हिंसक चीजें करने की कोशिश की गई, मैं यही एक गुजारिश करूंगा और भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं और जितने भी ए के लोग हैं, मेंबर हैं, उनको संयम दे और कहीं तो भी हमारे ए का नाम खराब न हो, हमारी एकता कायम रहे। इलेक्शन आते जाते रहेंगे, 3 साल के लिए रहता है दोस्तों, 3 कॉन्फ्रेंस तक एक डेलीगेट रहता है, उसके बाद में फिर और एक नया डेलीगेट चुनने का मौका मिलता है। तो मान लीजिए कि कोई डेलीगेट आज हार रहा है कोई इलेक्शन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं बन सकता। हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो पवित्र मन से ये सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा जो गोल है कि इलेक्शन के बाद में किसी भी तरीके से मन मुटाव नहीं होने चाहिए।